आज हम लोग BSSC इंटर लेवल का जो सेट प्रैक्टिस है जीएस का वो 25 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और VVI क्वेश्चंस हैं उसको करने वाले हैं। या आप BSSC की तैयारी करते हैं या फिर DLED का करते हैं, सभी में ये इम्पोर्टेंट है। या फिर रेलवे की तैयारी करते हो, टेक्नीशियन का करते हो, रेलवे टेक्नीशियन, SSC, सभी एग्ज़ामों के लिए साइंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसी में से मैं VVI है जो किरण पब्लिकेशन का 25 क्वेश्चंस लाया हूँ। तो आप लोग सभी इस सेट को दें और देखें कि आपकी तैयारी कहाँ तक मतलब पहुँची है। और अगर जो तैयारी अच्छी है तो आप कमेंट में आंसर भी बताएंगे कि आपने 25 में से कितने प्रश्नों का राइट आंसर दिया है। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। एक में है 36,000 किलोमीटर, दो में है 42,000 किलोमीटर, तीन में है 30,000 किलोमीटर और चार में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए को 36,000 किलोमीटर। मतलब कोई भी उपग्रह जो हम सैटेलाइट वगैरह छोड़ते हैं वो पृथ्वी से कितने ऊंचाई पर जाकर रुकता है तो 36,000 किलोमीटर पे रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका है जो 52 है। सभी VVI क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि दूरी की इकाई नॉटिकल माइल उपयोग किया जाता है। तो आपका एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि नॉटिकल माइल है जो आपका किस चीज़ का इकाई है। एक क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछ सकता है घुमाकर कि नॉटिकल माइल आपका किस चीज़ का इकाई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दूरी की इकाई है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि दूरी की इकाई नॉटिकल माइल उपयोग किया जाता है। एक में है नौ संचालन में, दो में सड़क परिवहन में, तीन में खगोलिकी में और चार में है इनमें से कोई नहीं। तो 52 का जल्दी से आप लोग राइट आंसर बताइएगा। मैं आप लोग को बता देता हूँ कि नॉटिकल मील है जो एक गैर एसआई मात्रक है जो नौ संचालकों द्वारा समुद्र हो, वायु या फिर ध्रुवीय अन्वेषण में इसका मात्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जल्दी से बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नौ संचालन में इसका प्रयोग किया जाता है नॉटिकल माइल का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका है जो 53 नंबर क्वेश्चन है। सभी VVI क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो 53 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी गुरुत्वाकर्षण का त्वरण कैसा हो जाता है। आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी के ध्रुव जी का मान सबसे अधिक कहाँ रहता है। तो जी का मान सबसे अधिक रहता है ध्रुव पे, आप लोग जानते हैं। और कम कहाँ रहता है तो कम रहता है आपका भूमध्य रेखा पे। भूमध्य रेखा पे जी का मान कम रहता है और अधिक कहाँ रहता है, अधिक रहता है आपका ध्रुव पे। तो इसमें पूछा गया कि जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी गुरुत्वाकर्षण का त्वरण कैसा हो जाता है। एक में है आपका यथावत रहता है, दो में घटता है, तीन में बढ़ता है और चार में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जब हम पृथ्वी से भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो हमारा होता है जो जी का मान होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है, वो बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बढ़ता है। और कुछ नोट्स कर लीजिए आप लोग, जो मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। भूमध्य रेखा तथा ध्रुवों पर जी के मान का अंतर कितना होता है। भूमध्य रेखा और ध्रुव के पर जी के मान का अंतर होता है 3.4 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं। सेंटीमीटर में हो सकता है या सेंटीमीटर स्क्वायर में हो सकता है। और पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान हमेशा घटता है। पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान हमेशा क्या होता है, घटता है। तो इन सभी बातों की भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका है जो 54। क्वेश्चन नंबर आपका 54 हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। 54 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि का तारतम्य
किस पर निर्भर करता है? मतलब ध्वनि का तारत भाई जो किस पर निर्भर करता है? एक में है आपके आवृत्ति पे, दो में है तीव्रता पे, तीन में है वेग पे और चार में है आयाम पे। जल्दी से बताइएगा कि ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगर जो ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर ध्वनि का तारत्व भी अधिक हो जाता है। और इसी कारण है जो कभी कभी आप लोग देख सकते हैं पुरुषों की जो ध्वनि होती है वो मोटी थोड़ा होती है और स्त्रियों की ध्वनि होती है वो पतली होती है। तो इसका अंतर यही है कि तारत्व के कारण ही आप किसी के ध्वनि को मीठा या फिर कड़वा महसूस कर सकते हैं, इसी से पता लगाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका है 55 नंबर क्वेश्चन है। 55 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? एक में है सुदूर संवेदन, दूसरा में है आपका सुदूर नियंत्रण, तीन में है सुदूर अभिगमन रिमोट एक सेंसिंग और चार में है अंतरिक्ष शटल। मतलब बिना संपर्क किए ही किसी वस्तु की सूचना हम प्राप्त कर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है सुदूर संवेदन, जिसे सेंसिंग कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? सेंसिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? तो मैंने फर्स्ट सेट में ही आप लोगों को बताया था कि डॉक्टर किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं। एक में है अवतल लेंस, बी में है उत्तल, तीन में है समतल और चार में है समतल उत्तल। तो अवतल लेंस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस का उपयोग है जो डॉक्टर लोग उपयोग करते हैं अवतल लेंस का। और अवतल लेंस से कौन सी दीर्घ दृष्टि में उपयोग किया जाता है अवतल लेंस का? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि के दोष में, निकट दृष्टि दोष में। और उत्तल लेंस का अगर आपसे पूछे तो दीर्घ दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और गाड़ी के साइड मिरर में भी आप लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं? गाड़ी के साइड मिरर में, तो साइड मिरर में हम लोग प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आप लोग देखे होंगे गाड़ी के साइड में जो लेंस लगा रहता है वो किस लेंस लगा? उत्तल दर्पण लगा रहता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका है 57 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में किसका उत्पादन होता है? मतलब सिंपल सी बात इसमें ये कहा गया है कि प्रकाश वोल्टीय सेल का प्रयोग मतलब किस तरह का ऊर्जा रूपांतरण करने में हम कर सकते हैं। तो में प्रकाशीय ऊर्जा, दो में विद्युत ऊर्जा, तीन में ऊष्मीय ऊर्जा और चार में यांत्रिक ऊर्जा। तो प्रकाश वोल्टीय सेल से हम लोग सौर ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा खाली स्थान की उपस्थिति में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण किस किस चीज़ की उपस्थिति में होता है? तो एक तो क्लोरोफिल आपका दिया हुआ है और आपका दूसरा ऑप्शन बताना है। फर्स्ट में पानी, दो में पोषक तत्व, तीन में कार्बन डाइऑक्साइड और चार में सूर्य का प्रकाश। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सूर्य की प्रकाश, क्योंकि पौधे अपने भोजन तभी बनाते हैं जब सूर्य की प्रकाश उपस्थित होता है, तभी वो लोग बना पाते हैं। इसीलिए पौधे अपना भोजन रात में नहीं बनाते, क्योंकि रात में सूर्य का प्रकाश ही नहीं मिलेगा तो भोजन कैसे बनाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सूर्य का प्रकाश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका है जो 59 है। 59 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लोहा इससे निकाला जाता है। लोहा किससे निकाला जाता है? तो एक में है हिंगुल, दो में है हेमेटाइट
और 3 में है बॉक्साइड और 4 में है डोलोमाइट। तो आप लोग बताइएगा बॉक्साइड मतलब किसका अयस्क है? तो बॉक्साइड आपका है जो एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइड। और हिंगुल जिसे हम लोग कहते हैं सिनेबार, इसे ही एक नाम है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सिनेबार। तो सिनेबार किसका अयस्क है आप लोग बताइएगा? सिनेबार किसका अयस्क है? उसे ही हिंगुल कहते हैं। तो सिनेबार है जो पारा का अयस्क है। किसका अयस्क है? पारा का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहा किससे निकाला जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 है हेमेटाइट। हेमेटाइट से है जो लोहा निकाला जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 60 नंबर क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त किया जाता है? दालचीनी जो किस चीज़ से प्राप्त किया जाता है? तो 1 में है तना, 2 में है छाल और 3 में है जड़ और 4 में है फल। तो इसका राइट आंसर 7 का बताइएगा। और दालचीनी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो दालचीनी को ही हम लोग बोलते हैं सिनेमोन। कहीं कहीं पे आप लोग दालचीनी ना लिखकर सिनेमोन दे दें तो आप लोग घबराइए नहीं, क्योंकि दालचीनी को हम लोग ही सिनेमोन बोलते हैं। तो इससे हम लोग प्राप्त करते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छाल से प्राप्त करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 61 क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है तो मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि सभी ऑप्शंस आ जाए आसानी से। 61 थोड़ा सा और जूम करना पड़ेगा। हाँ, तो 61 नंबर क्वेश्चन है आपका। 61 नंबर क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आप लोग बताते जाइएगा कितने क्वेश्चंस को आप लोग सही आंसर दिए हैं। निम्नलिखित में से खादों का कौन सा समूह पेड़ों के जड़ से प्राप्त किया जाता है? मतलब जड़ से उसे हम लोग प्राप्त करते हैं। तो 1 में है पालक, बंदा गोभी, धनिया। क्या पालक, बंदा गोभी, धनिया हम लोग जड़ से प्राप्त करते हैं? आलू हो गया, आम हो गया, ब्रोकली। 3 में है गन्ना, प्याज, चुकंदर और 4 में है मूली, शलजम, टर्निप। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग जड़ से प्राप्त नहीं करते। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, मूली हो गया, शलजम हो गया और गाजर हो गया, जिसे हम लोग जड़ से प्राप्त करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 62 नंबर क्वेश्चन है। बहुत VVI क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देख सकते हैं, जो कि मतलब सभी एग्जामों के लिए उपयोगी, साइंस वाला सभी एग्जामों में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 62 है कि न्यूमेटोफोरस का क्या कार्य होता है? न्यूमेटोफोरस का क्या कार्य होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं। 1 में पौधों को जानवरों से बचाता है, 2 में है श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है और 3 में है पौधों को सीधा खड़े रहने में सहायता करता है और 4 में है पौधों की परागण में सहायता करता है। तो मैं आपको न्यूमेटोफोरस के बारे में मैं बता देता हूँ। न्यूमेटोफोर जल की सतह के ऊपर फैली स्पंज रूपी सीधी जड़ें होती है। यह है जो एक प्रकार की जड़ होती है जो जड़ों के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय में सहायता करती है। तो आप लोग, और ये है जो एक संरचनात्मक जड़ें हैं। न्यूमेटोफोरस है जो संरचनात्मक जड़ें हैं। तो आप लोग तो इसका आंसर आसानी से अब दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। और ये किस प्रकार की जड़ें हैं? तो संरचनात्मक जड़ें ये है, संरचनात्मक जड़ें होती है। और ये है जो ऑक्सीजन, पेड़ों के लिए ऑक्सीजन प्रदान करती है, न्यूमेटोफोरस। खास करके ये दलहनी पौधों में पाई जाती है। जो आप लोग देखे होंगे कि जब किसी दलहन के पेड़ को आप लोग उखाड़ते हैं तो उसमें जो रेशेदार जड़ें होती है उसी का नाम है जो न्यूमेटोफोरस होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका। 63 नंबर क्वेश्चन है कि यदि पानी से दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को किस चीज़ से मिलाकर दूर किया जा सकता है?
तो इसका एक में है फिटकरी, 2 में है ब्लीच, 3 में है सक्रिय चारकोल और 4 में है असक्रिय नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर बताइएगा कि अगर पानी से दुर्गंध आ रही है तो उसे हम लोग उसमें क्या डालें जिससे कि दुर्गंध आना बंद हो जाए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा सक्रिय चारकोल। अगर हम लोग डाल देंगे तो जिस पानी से दुर्गंध आ रही है वो पानी है जो दुर्गंध आना बंद हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 64। 64 नंबर क्वेश्चन है। 64 नंबर क्वेश्चन है, चूना पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के गुजरने पर दुग्धता किसके बनने से दिखाई देती है। चूने पानी में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाएंगे तो आप देखिएगा कि वो दूध के जैसा सफ़ेद हो जाता है। तो मतलब क्या चीज़ बनने के कारण ऐसा होता है। एक में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 2 में कैल्शियम बाइकार्बोनेट, 3 में कैल्शियम कार्बोनेट और 4 में कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से है, जो चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाने से उसका रंग है जो दूधिया हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 65 नंबर क्वेश्चन है कि दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं। तो एक में है कैल्शियम, 2 में है फ्लोरीन, 3 में है क्लोरीन और 4 में है सोडियम। तो आप लोग बताइएगा दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्रदान करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम। और मानव शरीर में 99% कैल्शियम है जो हमारे दांतों और हड्डियों में ही पाया जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 99% कैल्शियम है जो वो हमारे दांत और हड्डियों में ही पाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है जो 66 नंबर क्वेश्चन है। 66 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 66 नंबर क्वेश्चन कि एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं। तो आप लोग तो सबसे पहले बताइएगा कि एड्स है जो कौन सा वायरस से होता है। एड्स है जो कौन सा वायरस से होता है। एक में है लिम्फोसाइट, 2 में है मोनोसाइट, 3 में है न्यूट्रोफिल, 4 में है बेसोफिल। तो एड्स है जो HIV वायरस से होता है। HIV इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एड्स के विषाणु है जो हमारे लिम्फोसाइट्स को, जो रोग प्रतिरोधी क्षमता होती है, उसे बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 67 नंबर क्वेश्चन है कि पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है। पोलियो मतलब किस चीज़ के कारण फैलता है। पोलियो आपका किस चीज़ के कारण होता है। तो एक में कवक, 2 में विषाणु, 3 में कृमि, 4 में जीवाणु। तो आप लोग बताइएगा पोलियो किससे फैलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, पोलियो विषाणु से होता है। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है तो मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ। जूम करता हूँ। काफ़ी लंबा प्रश्न है। चलिए हो जाएगा इतना में, आप लोग देख लीजिएगा। काफ़ी लंबा प्रश्न है, मिलान करने वाला प्रश्न है, तो आप लोग इसे देखिएगा। तो इसमें कहा गया है 68 नंबर में कि सूची 1 के कीट रोग वाहकों का सूची 2 में दिए गए संचारित रोगों से सही जोड़ा मिलाइए। मतलब इसमें कहा गया है कि एक तरफ रोग का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ है कि वो रोग किस जीव द्वारा या जीवाणु द्वारा फैलता है, उसका नाम दिया गया था। आप लोग बताइएगा। तो एक में देखिए दिया गया है एनोफ्लीज, मादा एनोफ्लीज। तो मादा एनोफ्लीज से क्या होता है। मादा एनोफ्लीज से मलेरिया होता है। सिंपल सी बात, मलेरिया होता है। और उसके बाद क्या है, उसका बाद है क्यूलेक्स। क्यूलेक्स से क्या होता है। क्यूलेक्स से आपका
जो फाइलेरिया बीमारी हम लोग बोलते हैं ना, फाइलेरिया, जिससे हाथी पाँव भी बोलते हैं, तो क्यूलेक्स से हमारा हो जाएगा फाइलेरिया। और रेत मच्छी से आपका होता है रेत मच्छी से आपका होता है कालाजार। और सीसी मक्खी से होता है आपका नींद की बीमारी, जिसे हम लोग कहते हैं सोने की बीमारी। तो आप लोग इसका मिलान कर लीजिए। मादा एनोफिलीज से मलेरिया, मतलब ए का हो जाएगा आपका 4, फिर बी का हो जाएगा आपका क्यूलेक्स से फाइलेरिया मतलब 3, और सी में क्या है, सी में है आपका रेत मक्खी है, तो रेत मक्खी से हो जाएगा आपका 1 कालाजार होता है। और डी में हो जाएगा आपका सीसी मक्खी, जिसे नींद की बीमारी, तो इसका 2। तो ये सभी आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। और ए का 4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए का 4 देखिए इधर दिया हुआ है, तो ए का 4 किस में है, 4 में, सिर्फ इसी में एक दिया ही हुआ है। तो आपका राइट आंसर सिर्फ एक ही, अगर आप लोग जानते, एक ही अगर आपको पता होता कि मलेरिया किससे होता है, मादा एनोफिलीज से, तो सिर्फ एक में ही 1 का 4 दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आप लोग आंसर मार सकते थे, क्योंकि और किसी में 4 दिया ही नहीं है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 69 है, 69 क्वेश्चन है, 69 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है। तो 1 में कार्बन डाइऑक्साइड, 2 में सल्फर डाइऑक्साइड, 3 में रंगीन मिलावट, और 4 में है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बताइएगा। 69 का आंसर क्या हो जाएगा, 69 का आंसर क्या होता है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 70 है, थोड़ा सा जल्दी मैं करता हूँ। 70 नंबर क्वेश्चन है, आनुवांशिकता, जेनेटिक शब्द किसने गढ़ा था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वेटसन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 71 है। 71 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है। 1 में आभासी प्रतिबिंब, 2 में वास्तविक प्रतिबिंब, 3 में उल्टा प्रतिबिंब, 4 में सीधा प्रतिबिंब। तो अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। और उत्तल दर्पण से उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपका 72 है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि सफ़ेद रोशनी में साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखते हैं। 1 में विवर्तन, 2 में प्रकीर्णन, 3 में परावर्तन, 4 में व्यक्तीकरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 व्यक्तीकरण के कारण है, जो सफ़ेद रोशनी में साबुन के बुलबुले हैं जो रंगीन दिखते हैं। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 63 है। 73 क्वेश्चन नंबर है। 73 नंबर क्वेश्चन नंबर है कि एक आम फ्लोरोसेंट ट्यूब में है कौन सी गैस भरी होती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी होती है। 1 में है आर्गन, 2 में पारद वाष्प, 3 में सोडियम वाष्प, 4 में नियोन वाष्प। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पारद वाष्प। फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या भरी रहती है, तो पारद वाष्प भरी रहती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 74 है। 74 नंबर क्वेश्चन है। 74 नंबर क्वेश्चन है आपका 74 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में देश का पहला परमाणु विस्फोट किया गया था। 1 में है जम्मू कश्मीर, 2 में है नागालैंड, 3 में मणिपुर, और 4 में राजस्थान। तो जल्दी से बताइएगा, भारत में सबसे पहले परमाणु विस्फोट कब किया गया था। तो ये किया गया था 18 मई। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, कभी कभी इस भी पूछता है। 18 मई 1974 को राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरन नामक स्थान पे पोखरन नामक स्थान पे किया गया था। पोखरन नंबर स्थान पे किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। थोड़ा सा फ़ोन आ रहा है, तो मैं जल्दी से आपका एक और क्वेश्चन कर देता हूँ
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि सनलैब जावा कार में आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। एक में है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतः स्थापित। तो थोड़ा सा फ़ोन आ रहा है, तो आज का 25 जीके का जीएस का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आपने कितने प्रश्नों का राइट आंसर दिया और कितने प्रश्नों का आपने गलत आंसर दिया है, कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से कल एक नए सेट नंबर 3 लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।